हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमलजीत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सन एजुकेशन पर। और आज हम जानेंगे ऋग्वैदिक केस के बारे में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि इन फ्यूचर जब हम वीडियो डालें तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम हमारी आज की वीडियो। इसमें जैसे कि ऋग्वैदिक एज की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ऋग्वैदिक एज जो इसकी जो समय अवधि थी, समय अवधि फ्रेंड्स वो मानी जाती है 1500 टू 1600 वीसी। इट मीन्स 1500 वीसी से लेके 600 वीसी के समय के दौरान इसके बीच बीच में जो ऋग्वैदिक एज थी जो एग्जिस्ट कर रही थी हमारे इंडिया में। तो अब हम इसके फैक्ट्स की बात करेंगे। फर्स्ट फैक्ट है जो उसकी अगर हम बात करें तो मीन्स ऑफ आर्यन, मीन्स ऑफ आर्यन हाईवर्थ एंड वेदा मीन्स मंत्रा एंड श्लोक। फ्रेंड्स, जो आर्यन शब्द है उसका मीनिंग है हाईवर्थ उच्च जाति, और वेदा का मीनिंग है मंत्र और श्लोक, जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि जो ऋग्वैदिक एज में जो ऋग्वेद और अदर यजुर्वेद, सामवेद और ऐसे हमारे जो 4 वेद हैं वो लिखे गए हैं, उनमें जो श्लोक वगैरह जो मंत्र वगैरह लिखे जाते थे उसी का मीनिंग है वेदा। उसी से इसका नाम ऋग्वैदिक एज पड़ा है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। आगे, द आर्यन माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया अकॉर्डिंग टू मैक्स मलर। फ्रेंड्स, जो आर्यन थे वो कहाँ से आए थे, इसके संबंध में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। जो बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, वो अपना अलग अलग जो अपना डिफरेंट व्यू वो देते हैं। लेकिन जो मेन इन सभी से एक बात उभर के सामने आती है तो वो है सेंट्रल एशिया। अगर आपको क्वेश्चन पुट हो कि जो हमारे आर्यन थे ये कहाँ से आए थे, तो ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके इंडिया आए थे, और इंडिया का जो रीजन था उस समय का उसमें आकर ये रहने लगे थे। ये थ्योरी किसने दी है? मैक्स मलर, जो कि एक हिस्टोरियन रहे हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दिस सेटल्ड इन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब एंड यूपी। फ्रेंड्स, ये जो हमारे आर्यंस थे ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके अफ़गानिस्तान में आए। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पंजाब और जो उत्तर प्रदेश है उसके जो पार्ट्स हैं वहाँ पर आके वो उन्होंने अपना रहन बसेरा बनाया, वहाँ पर आकर वो रहने लगे। फर्स्ट स्प्रेड इन गंगा जमुना द्वाब, बट लेटर स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट सबसे पहले तो आके ये रहने लगे गंगा और जमुना द्वाब के बीच में, नॉर्थ में, और बाद में ये साउथ में भी चले गए और ईस्ट में भी चले गए और साउथ ईस्ट में भी चले गए। देखिए, ये नॉर्मल सी बात है कि पहले आके ये हमारा जो नॉर्थ का जो रीजन था वहाँ पर आके रहने लगे। उसके बाद ये जो आर्यंस थे इन्होंने जो अदर पार्ट्स थे जो इंडिया के वहाँ पर ये चले गए। आगे हम बात करेंगे दसराजा वॉर। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दसराजा वॉर फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर परसुनी रावी between Sudas, son of Devodas, and Bharata king. Bharata king won this war. फ्रेंड्स, अगर हम हमारे इंडिया के जो नामकरण है उसकी बात करें कि इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा, तो भारत का नाम भारत एक उस समय एक जिसको हम बोलेंगे कबीला हुआ करता था, एक छोटा सा कबीला हुआ करता था। उस कबीले का जो किंग था उसके बीच में और एक और था जिसको हम बोलेंगे एक और कबीला ही था उस समय का। उसका जो किंग था वो था सुदास, जो कि देवदास का बेटा था। और जो भारत ये कबीला था, इसका जो किंग था उस समय, इसका जो मुखिया था, इन दोनों के बीच में एक वॉर हुई, एक लड़ाई हुई। जो जो हमारी रावी नदी है जिसका उस समय नाम था परसुनी, उस समय परसुनी नाम था, उसके किनारे पे ये इनका युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो भारत किंग था वो विजयी रहा, वो उसने ये वॉर जीत ली।
तो इसको आप याद रखिएगा। दसराजना वॉर किस नदी के किनारे पर हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए परसुनी और रावी। ठीक है, परसुनी और रावी एक ही नदी के नाम हैं। और किन किन के बीच हुई, सुदास एंड भारता किंग। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट पता चल गया होगा। सो आगे है आर्यन स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड्स, जो आर्यंस थे, जो ये लैंग्वेज स्पीक किया करते थे वो थी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इसको आप याद रखिएगा, इनकी लैंग्वेज थी। देखिए कभी कभी कहीं कहीं जगह पे जो आर्यन है इसको एक लैंग्वेज भी माना जाता है। ठीक है, तो आगे क्रैडल ऑफ वैदिक कल्चर, गंगा वैली। तो क्रैडल ऑफ वैदिक कल्चर, अगर हम वैदिक कल्चर के बढ़ने फूलने की बात करें तो ये कहाँ पर अच्छे से डेवलप हुआ, तो वो गंगा वैली का ये रीजन था जहाँ पर ये डेवलप हुआ अच्छे से। सो आगे हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। टोटल साइट्स 700, इसकी जो टोटल साइट्स अभी तक मिली हैं वो 700 के करीब हैं। बास्ट साइट्स फाउंड इन हरियाणा, सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं वो हमें मिली हैं हरियाणा में, जो कि जिनकी गिनती लगभग 285 के करीब है। तो इसकी टोटल साइट्स की बात करें तो 700 है। अगर हम सबसे ज़्यादा किस स्टेट में इसकी साइट्स मिली हैं तो वो हरियाणा में मिली हैं 285 के करीब। बिकॉज ऑफ 7 रिवर्स दिस रीजन वॉज कॉल्ड सप्त सिंधु। जी आप सभी को पता ही होगा कि इस रीजन को सप्त सिंधु इसलिए बोला जाता था क्योंकि जहाँ पर जो एक 7 नदियाँ थी वो जहाँ पर बह रही थी, जहाँ पर 7 नदियों की होंद थी। सो आगे हम बात करेंगे मेजर रिवर्स विद वैदिक नेम्स एंड प्रेजेंट नेम्स। देखिए ये थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है, देखिए इस लाइन को पूरा पढ़िएगा। कुछ जो मेजर रिवर्स थी इस समय की, उनके जो वैदिक नेम थे और उनके असल में जो आज हम उनके नाम जानते हैं वह वाली चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि सिंधु को इंडस नदी को सिंधु बोला जाता था, और जो झेलम नदी है पंजाब में तो इसको बितास्ता बोला जाता था उस समय। और चेनाब जो अभी पंजाब में नहीं है तो इसको अश्कनी बोला जाता था, सॉरी जो वेस्ट पंजाब है वहाँ पर ये चली गई है। तो आगे है रावी, इसको उस समय परसुनी बोला जाता था। और व्यास नदी है, इसको उस समय बिपाशा बोला जाता था। सतलुज नदी जो हमारे पंजाब में भी है इसको स्तुद्री बोला जाता था। गोमल को गोमती बोला जाता था। काबुल नदी अब बह रही है जो अफ़गानिस्तान में है, इसको कुब्बा बोला जाता था। और सरस्वती नदी इसको नंदी तारा बोला जाता था। इसको आप पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, याद करिएगा, ऐसे ही एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं वो पुट होते हैं यहीं से। मिक्सड इकॉनमी बोथ पास्टोरल एंड एग्रीकल्चरल। सो अगर हम इकॉनमी की बात करें तो इस समय की जो इकॉनमी थी वो मिक्स इकॉनमी थी। मींस के इकॉनमी में अकेली जो एग्रीकल्चर थी उसी से गुजारा जो लोग थे वो नहीं करते थे, इसके साथ साथ वो पशुओं को चराते थे। मींस के वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी किया करते थे, और ये दोनों काम वो किया करते थे। इसी से इकॉनमी उनकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी हुआ करती थी इस समय। सो आगे बढ़ेंगे। नोज अबाउट प्लोशियर मेड ऑफ वुड। उस समय के लोग थे वो प्लोशियर के बारे में जानते थे। प्लोशियर मीन्स उस समय वो हल का उपयोग किया करते थे। जे वाला जो हल हुआ करता था, हल आप सभी समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर में एक यूज़ होने वाला टूल है, मोस्टली यूज़ होता है एग्रीकल्चर में। तो ये लकड़ी का बना हुआ करता था। नोज अबाउट द सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग सीज़न। और एग्रीकल्चर में जो वेरियस सीजन्स हैं, जैसे बीज बोने का सीज़न, कटाई करने का सीज़न, और उस ऐसे ही वेरियस सीजन्स होते हैं, उन सभी सीजन्स के बारे में जे वाले लोग नॉलेज रखते थे। सो आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें। बाढ़ मीन्स गविशति इन सर्च ऑफ काउस। देखिए फ्रेंड्स, इस समय जो काउस हुआ करती थी, गायें हुआ करती थी, उनको काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता था, इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी इस समय। सो जो युद्ध वगैरह हुआ करते थे, वार वगैरह हुआ करती थी, उसको गविशथी बोला जाता था। गविशथी का मीनिंग क्या होता था? इन सर्च ऑफ काउस।
देखिए, अगर काउस को काफ़ी इम्पोर्टेंस थी तो इट मीन्स जो वार वगैरह, जो युद्ध वगैरह हुआ करते थे वो काउस की प्राप्ति के लिए ही हुआ करते थे। इसलिए जो युद्ध हुआ करता था वो जो गाय थी इसी की प्राप्ति के लिए हुआ करता था। इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। जैसे कि हम इम्पोर्टेंस में आपको थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आजकल रुपीज़, पैसे और जो हमारा सोना वगैरह है उसकी कीमत है उस समय काऊ वगैरह की हुआ करती थी, गाय वगैरह की हुआ करती थी। सो आगे को वा वॉज द स्टैंडर्ड यूनिट। दे आल्सो यूज्ड कॉइन लाइक निशाका, कृष्णा एंड सतमका। सो उस समय जो स्टैंडर्ड यूनिट हुआ करती थी, स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स के स्टैंडर्ड यूनिट उसको बोला जाता है जिस यूनिट के हवाले से आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का खरीदो फरोख्त होती है। उस समय अगर किसी की वेल्थ का, किसी के धन का, किसी की रिचनेस का अगर किसी ने अंदाज़ा लगाना होता था तो वो उनकी गाय की जो वैल्यू थी या गाय की गिनती थी उसको देख के ही वो उसकी इसका अंदाज़ा लगाया करते थे। इट मीन जो स्टैंडर्ड यूनिट उस समय काव हुआ करती थी। और दे आल्सो यूज्ड कॉइन लाइक निशाका, कृष्णा एंड सतमका। इसके अतिरिक्त उस समय के लोग कुछ कॉइन्स वगैरह भी यूज़ किया करते थे जिनका नेम है जे निशाका, कृष्णा, सतमका। आपको कई बार क्वेश्चन पुट हो सकता है कि निशाका, कृष्णा और सतमका जे क्या थे वैदिक एज में, तो आप बोलेंगे कि जो उस समय कॉइन्स जो यूज़ हुआ करते थे एज ए स्टैंडर्ड यूनिट, तो आदान प्रदान के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। गदौली यूज टू मेज़र ऑफ टाइम एंड गवियती यूज टू मेज़र डिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, उस समय जो गदौली हुआ करती थी, गदौली उस समय एक यूनिट हुआ करती थी जिससे वो उस समय का जो समय का माप वो किया करते थे। गवियती एक ऐसी यूनिट हुआ करती थी जिससे वो डिस्टेंस मीन्स दूरी को मापा करते थे। तो फूड ऑफ वैदिक आर्यंस वॉज मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। इट्स फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखिए उस समय का जो फूड हुआ करता था, भोजन जो उस समय के लोग सेवन किया करते थे वो जो या तो दूध ही हुआ करता था या दूध के बने हुए अदर प्रोडक्ट्स लाइक दही वगैरह, ठीक है। और ऐसा ये प्रोडक्ट उस समय यूज़ हुआ करते थे। आश्रम सिस्टम, आप इसको याद रखिएगा। आश्रम सिस्टम ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्थ एंड संन्यासा। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो हमारा उस समय आश्रम सिस्टम प्रचलित था। आश्रम सिस्टम में फ्रेंड्स क्या हुआ करता था, इसमें जो ह्यूमन की पूरी लाइफ स्पैन है एक ह्यूमन का, उसको 100 ईयर्स माना जाता था। उसके फर्स्ट 25 ईयर्स को ब्रह्मचार्य में काउंट किया जाता था और उससे 25 to 50 जो ईयर्स की एज हुआ करती थी उसको गृहस्था में काउंट किया जाता था। और वानप्रस्था 50 to 75 वानप्रस्था में काउंट किया जाता था। और संन्यासा 75 to 100 ईयर्स उसको संन्यासा में काउंट किया जाता था। सो आगे फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं जहाँ लेके आया हूँ निवि परिधन और अधिवशा वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ है कि निवि परिधन और अधिवशा क्या है। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। ये एक टाइप के गारमेंट्स हैं, ठीक है, जो उस समय के लोग पहनते थे। जैसे ही गारमेंट्स हैं जो उस समय लोग पहनते थे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उस समय की पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी मीन्स कि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जो यूनिट थे उस समय की, जो फैमिली थी उसको कुल्ला बोला जाता था। और जो फैमिली थी, जो कई सारी फैमिली मिलके एक ट्राइब बनाया करती थी जिसको विश जना बोला जाता था। आप इसको ध्यान से और जो एक ट्राइब था, ट्राइब से एक बड़ी यूनिट हुआ करती थी, एक विलेज बनता था, इसको ग्रामा बोला जाता था। और जब दो ग्रामा मीन्स दो विलेज एक दूसरे से युद्ध किया करते थे तो उसको संग्रामा मीन्स वॉर, युद्ध, लड़ाई, उसको बोला जाता था। और सबसे बड़ी जो यूनिट थी पॉलिटी की वो थी राष्ट्र, जिसको एक कंट्री बोला जाता था। ये बाद में आके देखिए जब जो 600 BC के आसपास ये राष्ट्र जो टर्म राष्ट्र है ये उस समय यूज़ होने लगी, पहले ये यूज़ नहीं हुआ करती थी। उस समय जो पहले अगर हम बात करें 1500, 1400, 1200 BC के आसपास, तो उस समय जो ट्राइब था उसके लिए लोगों में ज़्यादा प्यार था।
और राष्ट्र की जो टर्म थी उसके बारे में उनको अभी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। सो आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे है सभा। सभा और समिति, इसको आप ज़रूर करिएगा। देखिए, दो कौंसल्स थी, एक सभा थी, एक समिति थी। सभा और समिति में क्या अंतर था? सभा का मीनिंग था काउंसिल ऑफ एल्डर्स, मीन्स कि किसी जगह के जो बड़े थे उनकी एक काउंसिल, उनकी एक कमेटी, उसको सभा बोला जाता था। समिति क्या थी? समिति थी जो एक असेंबली टाइप हुआ करती थी, जैसे आजकल विधानसभा, लोकसभा, ऐसी सभाएं हैं। तो उस समय एक समिति ना की एक असेंबली हुआ करती थी जो कि किंग को इलेक्ट किया करती थी, किंग का चुनाव किया करती थी। उस समय का जो राजा हुआ करता था उसका चुनाव किया करती थी। देखिए, उस समय गणतंत्र था। अगर हम ऐसी बात करें, गणतंत्र राजतंत्र की बात करें, तो देखिएगा धीरे धीरे ये जो गणतंत्र था, ऐसी जो असेंबली थी, जो जैसे समिति थी, सभा थी, इनकी जो इम्पोर्टेंस है धीरे धीरे कम होने लगी और धीरे धीरे फिर राजतंत्र आ गया। तो वो हम आगे जानेंगे, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी। और एक और कौंसल थी जिसका नेम था विधाता। देखिए, विधाता भी जैसे ऊपर सभा थी वैसी ही कौंसल थी, अ पॉपुलर असेंबली इन विच वेमेन आल्सो कैन पार्टिसिपेट रिलेटेड विद डिस्प्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रेंड्स, जो विधाता थी ये भी एक असेंबली ही थी, लेकिन जिसकी जो इम्पोर्टेंस थी इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि इसमें जो औरतें थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। ये भी जो आपस में झगड़े वगैरह, डिस्प्यूट वगैरह हुआ करते थे, उसी को सुलझाने के लिए इसका निर्माण किया हुआ था उस समय। सो किंग असिस्टेड बाय पुरोहिता, रिलीजियस एडवाइजर एंड सेनानी, हेड ऑफ आर्मी। देखिए, उस समय अगर हम अर्लीस्ट जो वैदिक एज है उसकी बात करें तो उस समय जो ज़्यादा सेना वगैरह नहीं हुआ करती थी, ऐसे जैसे बाद में जो चीज़ें आई वो उस समय नहीं हुआ करती थी। पुरोहिता, जो किंग था उसकी सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए पुरोहित था। पुरोहित उसका रिलीजियस मीनिंग के उसका धार्मिक जो सलाहकार था वो पुरोहित था। इसी की सलाह से जो किंग था वो सभी फैसले किया करता था। और सेनानी, सेनानी जो उस समय की छोटी मोटी आर्मी थी उसका वो हेड हुआ करता था। और बलि, बलि वॉलंटियरी ऑफरिंग ऑफ टैक्स। बलि उस समय का एक ऐसा टैक्स हुआ करता था जिसके लिए जो किंग था वो किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाता था। ये लोगों की इच्छा के ऊपर ही निर्भर करता था कि वो अगर देना चाहें तो बलि को एज ए टैक्स वो राजा को दे सकते थे, अदरवाइज़ उनके लिए कोई ऐसा बंदिश नहीं थी। सो आगे देखिए, ये आ गया पॉइंट, नो आर्मी ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री एंड चैरिटियर्स। सो इस समय कोई ऐसी आर्मी नहीं थी, जैसे कि बाद में आके आर्मी वगैरह को संगठित किया गया, जैसे आजकल आर्मी संगठित की हुई है, ऐसी कुछ भी आर्मी वगैरह नहीं थी। सिर्फ एक कुछ घोड़सवार और कुछ रथवानों की एक थोड़ी छोटी सी टुकड़ी हुआ करती थी, आर्मी वगैरह नहीं हुआ करती थी इस समय। सो होपफुली आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे जो वीडियो है इसमें कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट चाहते हों तो देन प्लीज़ हमें कमेंट भी कीजिएगा। तो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आगे हम वेपन्स वर मेड ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन एंड मेटल्स। तो इस समय के जो औजार वगैरह थे, हथियार वगैरह थे, वो या तो पत्थर के बने हुआ करते थे, या लकड़ी के बने हुआ करते थे, जहाँ जो हड्डियाँ हुआ करती थी उस समय एनिमल्स वगैरह की, तो उससे बने हुआ करते थे। जहाँ कुछ इस समय मेटल्स वगैरह का इस्तेमाल भी जो ह्यूमंस था उसने सीख लिया था। इन सभी चीज़ों के जो वेपन्स थे उस समय बने हुआ करते थे। आगे इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स लाइक राजस्व, strengthened by rituals, अश्वमेधा, a royal and interrupted horse and बाजपेया चैरिटरीज। तो इस समय कुछ रिचुअल्स हुआ करते थे जो एक राजा को परफॉर्म करने पड़ते थे, जैसे कि राजस्व। राजस्व इसमें एक कुछ ऐसे रिचुअल्स हुआ करते थे जो एक राजा को परफॉर्म करने ही पड़ते थे,
अश्वमेधा एक ऐसा हॉर्स वगैरह, हॉर्स को छोड़ दिया जाता था खुले में, और अगर कोई उसको पकड़ ले तो उसके साथ राजा को युद्ध करना पड़ता था। तो उसमें जो विजयी रहेगा वही उसका राजा बनेगा। अश्वमेधा एक ऐसी उस समय प्रथा प्रचलित थी। तो ऐसे ही वज़पिया, ये एक रथों की रेस हुआ करती थी। ये सभी रिचुअल्स हैं फ्रेंड्स, जो ये सभी रिचुअल्स हैं उस समय का जो राजा था वो परफॉर्म करता था। जी सभी लाइक राजस्विया, अश्वमेधा एंड वजफिया। सो आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट एवरी वन हैज़ प्राइमरी लॉयल्टी टू हिज ट्राइब। देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इस समय जो अर्लीस्ट ऋग्वैदिक एज थी, इस समय जो हर एक व्यक्ति की जो लॉयल्टी थी, जो उसका विश्वास था, वो उस अपने कबीले में ही हुआ करता था। वो राष्ट्र की टर्म से अभी जानू नहीं था अच्छे से। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास: ब्राह्मण, टीचर एंड प्राइस्ट; क्षत्रिय, रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बैंकर्स; शूद्रास, लेबर एंड आर्टिशियंस। सो इस समय जो सोसाइटी थी, अगर हम उसकी सामाजिक दशा की बात करें तो ऐसी सोसाइटी थी जो कि 4 वर्णास थे उसमें डिवाइड की हुई थी। 4 जो जातियां थी उसमें डिवाइड की हुई थी। वो थी, फर्स्ट थे ब्राह्मणास मोस्टली टीचर्स हुआ करते थे, जहाँ जो रिलीजियस एडवाइज़र वगैरह वो हुआ करते थे। क्षत्रिय जे कौन हुआ करते थे, जहाँ तो जे किंग वगैरह हुआ करते थे, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव में जो हेल्प किंग के जो नीचे काम करने वाले ऑफिशियल्स वो हुआ करते थे, जहाँ बैंकर्स हुआ करते थे। आगे थी वैश्यास जे आमतौर पे जो व्यापारी या फिर बैंकर्स वगैरह हुआ करते थे। और शूद्राज जे एक लेबर क्लास थी, जो सभी ऊपर दी हुई क्लासों की सेवा में ही लगी रहती थी। इसकी जो शूद्राज की जो उस समय कंडीशन थी ये काफ़ी ख़राब थी। ये दिन बदतर, देखिए आगे चल के ये बद से बदतर होती गई। तो आपको होपफुली आपको पता चल गया होगा कि 4 वर्णास थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो मैंने आपको इनके काम भी बता दिए हैं। सो आगे हम बात करेंगे सोमा गॉड ऑफ प्लांट्स, रिलेटेड विद नाइन्थ मंडल एंड सूरा वाज देयर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। सोमा उस समय का जो प्लांट्स का गॉड था उसको माना जाता था। जो ऋग्वेद का जो 9th मंडल है वो इसी से रिलेटेड है। सोमा जो गॉड है इसी से रिलेटेड है, और सूरा इसी से प्राप्त हुआ करती थी जो एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक हुआ करती थी जिसका सेवन उस समय किया जाता था। और रिलीजियस फैक्ट्स की अगर बात करें, ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज नॉन मोनोथिस्टिक। सो फ्रेंड्स, इस समय जो ऋग्वैदिक रिलीजन था ये नॉन मोनोथिस्टिक था। मीन्स कि ये एक गॉड पे इनका बिलीव नहीं था, ये वेरियस गॉड्स पे बिलीव किया करते थे। मीन्स कि वो देखिए सभी गॉड्स के बारे में हम जानेंगे भी आगे हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट गॉड ऑफ ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन आर फॉलोइंग। तो कुछ हमने इस समय के गॉड्स उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि इंद्रा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड था उस समय के। इनको ब्रेकर ऑफ फोर्स भी बोला जाता था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अग्नि को, फायर गॉड को अग्नि बोला जाता था। और आगे है वरुणा, वाटर गॉड को वरुणा बोला जाता था। और नेक्स्ट है सूर्या, गॉड विद 7 हॉर्सेस, और सूर्या को 7 घोड़ों वाला जो गॉड था वो बोला जाता था। और मित्रा, सोलर गॉड को मित्रा बोला जाता था। सवित्री, लाइट गॉड, रोशनी के गॉड को सवित्री, ये गॉडेस थी, ठीक है, सवित्री। तो लाइट गॉडेस को सवित्री बोला जाता था। और जो इससे काफ़ी एक आगे पॉइंट है फ्रेंड्स, देखिए गायत्री मंत्र ऑफ 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा। जो ऋग्वेद का जो 3rd मंडल है वो उसमें गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किनको डेडिकेटेड है? सवित्री गॉड को, आप ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है पुशान। पुशान गॉड ऑफ मैरिज, मीन्स के मैरिज के गॉड को पुशान बोला जाता था, मैरिज एंड रोड्स के गॉड को, सॉरी। आगे डायूस। डायूस जो था ये सबसे बड़ा गॉड, एल्डेस्ट गॉड माना जाता था। अश्विन सॉरी, गॉड ऑफ हेल्थ एंड यूथ इसको माना जाता था, मीन्स के सेहत का देवता इसको माना जाता था। सिंधु रिवर गॉडेस, मीन्स के नदियों की गॉडेस इसको माना जाता था। यामा गॉड ऑफ डेथ इसको माना जाता था। आगे हम बात करेंगे ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक मेंशन द 40 रिवर्स, मीन्स के जो ऋग्वेदा सॉरी, जहाँ पर ऋग्वेदा मेंशन किया है, ऋग्वेद में जो 40 रिवर्स हैं उनका जिक्र आता है, 40 रिवर्स का की बात होती है ऋग्वेद में। सो आगे हम बात करेंगे ब्रह्मा। ब्रह्मा सिंपल मैरिज और गंधारा लव मैरिज। फ्रेंड्स उस समय काफ़ी टाइप्स की जो मैरिज थी वो प्रचलित थी, उनमें से आप जो 5 और 6 टाइप की मैरिज थी, लेकिन आप याद रखिएगा ब्रह्मा जो सिंपल मैरिज हुआ करती थी, लड़के और लड़की के माता पिता की सहमति से, उसको ब्रह्मा बोला जाता था। और गंधारवा उस समय अगर लव मैरिज हुआ करती थी तो उसको गंधारवा बोला जाता था। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जो ऋग्वैदिक एज के जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स थे जो वो हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगर हमारा जो ऋग्वैदिक लिटरेचर है उसके बारे में जानेंगे। सो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो वीडियो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Okay friends, thanks for watching. Have a great day.